हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीयूईटी वर्ल्ड। और आज इस वीडियो में हमारे साथ कृतिका हैं, जिन्होंने अभी सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस क्वालिफाई किया है। और ये हमारी स्टूडेंट रही हैं, हमारे कोर्स की स्टूडेंट रही हैं। तो इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था और इन्होंने कौन कौन से बुक लिस्ट को फॉलो किया, कैसा रहा था इनका जर्नी प्रिपरेशन का, वो आज हम कृतिका से पूछते हैं। तो हेलो कृतिका, सबसे पहले आप अपने अपना एक हेलो सर। इंट्रोडक्शन। मेरा इस साल हुआ है जेएनयू में। मैं एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में हूँ यहाँ पे। और मैंने यही सर ने हम मुझे पढ़ाया था जब भी प्रिपरेशन के टाइम पे। इसी यूट्यूब चैनल से मुझे पता चला था, फिर मैंने इनका कोर्स ज्वाइन किया। ओके कृतिका, तो सबसे पहले तो आप बताएं कि पूरे सिलेबस को आप एक बार अच्छे से डिफाइन करें। और ये बताएं कि आपने कौन कौन से बुक को फॉलो किया था और कहाँ कहाँ से आपने चीज़ों को इकट्ठा किया। नेट जेआरएफ के पेपर में आपको कैसे उस पेपर से हेल्प मिला। तो अपने एक पूरे प्लान को, आप एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से यहाँ पे आप डिफाइन करें। हम्म। हम लोग के टाइम में एग्जाम से कुछ महीने पहले हमारा पैटर्न चेंज हुआ था, जैसा कि हम लोगों को पता ही है। सीयूईटी न्यू न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे जेएनयू के लिए। तो सिलेबस हमारा फिर एक चेंज हो गया था और एक पर्टिकुलर सिलेबस तीनों कोर्सेज के लिए आया था। तो क्योंकि इस साल के बच्चों को सिर्फ वही वही फॉलो करना है, तो उसी के हिसाब से मैंने क्या किया था कि मैंने टॉपिक बाय टॉपिक किया। फिर सब कुछ जैसे फर्स्ट शायद इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी दे रखा है लोगों ने, तो मैंने एक एक थिंकर उठाई किया था। और आप लोगों ने भी एक एक थिंकर कराया था हम लोगों को शुरू से ही। एक एक थिंकर, तो जैसे जैसे आप करा रहे थे वैसे वैसे मैंने थिंकर किया था। और मैंने ओपी गावा लिया था क्योंकि वो बेसिक बुक है और उसकी लैंग्वेज से मेरे लिए इजी था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल साइंस का। तो मेरे लिए वो काफी इजी हो गया था कि आज जो आप पढ़ा रहे हो वो मैं आपके उससे क्लास लेकर के फिर वहां से पढ़ पढ़ के मेरा वो इजी हो गया था। और फिर इंडियन पॉलिटी वाला जो सेक्शन था उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था। बल्कि वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेने से है कि ठीक है, बेस तुम्हारा अच्छा हो जाएगा अगर आप पढ़ ले रहे हो लक्ष्मीकांत को तो। और फिर उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट ऑब्वियसली नहीं था, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत, जो पब्लिक पॉलिसी था, तो वो तुम लोगों को जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको सर आप लोग नोट्स प्रोवाइड कराओगे, वो इनफ होगा उसके लिए। उसके बाद कंपैरेटिव के लिए भी मैंने नोट्स नोट्स ही फॉलो किया था, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं था कि बुक्स फॉलो करती मैं उस टाइम पे। बाकी जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल था वो था नेट जेआरएफ सॉल्व करना। तो मैंने नेट जेआरएफ टॉपिक बाय टॉपिक करा, मतलब इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी के सारे क्वेश्चंस एक साथ करे, फिर डब्ल्यूपीटी के एक साथ करे, और जो फिर इंडियन पॉलिटी के करे, फिर मैंने सारा साथ में करा था पेपर एक एक करके। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल वो रहा था। तो जैसे कि नेट जेआरएफ की बात जब भी आती है तो हम लोग भी बार बार यही क्लास में भी फोकस करते थे कि आपको मैक्सिमम हेल्प उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम्म। से मिले। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इवन प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी अगर आप एक बार देख लेते हो नेट जेआरएफ पे पेपर, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना। तो हाँ हाँ। लोगों जो ने नेट जेआरएफ हाँ, जो नेट जेआरएफ की, मतलब अगर आप लोग प्रेफर करना चाहो तो नेट जेआरएफ के सॉल्व पेपर वाले क्वेश्चंस बुक भी आता है जो गाइड है। अगर आप लोग उसको भी पढ़ पढ़ के करोगे सॉल्व, तो बहुत ज्यादा उसमें से, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ही आने हैं सीयूईटी में, तो बहुत ज्यादा आपका मतलब पॉइंटर्स लिखते जाओगे ना, तो एक फुल ऐसे नोटबुक ही तैयार हो जाएगी वो फैक्ट्स की। वही एक दो बार रिवाइज करके पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो आप सब मतलब थोड़ा सा ये जो जो पूरा सिलेबस है उसको आप एक एक करके बताओ। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है, तो उसके लिए हम्म आपने स्पेसिफिकली कौन सा बुक प्रेफर किया था, क्योंकि बहुत सारे बुक है मार्केट में। ओपी गावा है, हम्म। राजीव भार्गव है, और बहुत सारे और भी मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल तो बहुत ज्यादा है। तो चाहे बहुत है। पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, डब्ल्यूपीटी हो गई, आईपीटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, और अभी जो दो चार तीन टॉपिक और नए जुड़े हैं, चाहे पब्लिक पॉलिसी का हो गया या हम्म। कंटेम्पररी हो गया। तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए बताओ कि आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी और कैसे कैसे उन हाँ, सारे टॉपिक को कवर किया था। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए एक बुक आप लोग ने ही सजेस्ट करा था। ओपी गावत या राजीव इन्हीं दोनों में से कोई एक तो बुक थी जो आपने सजेस्ट करा था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं आइडिया था बुक्स कौन कौन से हैं। तो जब मैंने पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट लास्ट में करा था, इतना मुझे याद है। तो एक एक जैसे स्टेट होगा, सिविल सोसाइटी होगा, ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक होगा, तो मैंने एक एक टॉपिक उठाया।
और अगर क्लास अटेंड कर ली है आप लोगों की जो क्लासेस है, तो वो टॉपिक से फिर कनेक्ट कर पाएंगे कि ठीक है ये आपने बोला था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको जस्ट नोट डाउन करते गई। और फिर जब नेट जेआरएफ किया तो वो और ज्यादा कनेक्ट हो पाएगी, ठीक है ये यहाँ पे इस थिंकर ने इसके लिए ये बोला, इस थिंकर का ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, तो वो नेट जेआरएफ में मिलता जाएगा। वो हमारे पास उस पूरे उसको टॉपिक को पढ़ के भी होगा, और आपके नोट्स में भी वो चीजें मेंशन्ड है। और फिर आप लोग जो मॉक टेस्ट कराते हो उसमें भी वो रिवाइज हो जाएगा। ऐसे मेरे साथ तो ये मैंने ऐसे ही करा था। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी के लिए मैंने बता दिया, मैंने ओपी गावा ही करा है इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी के लिए भी, और मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ज्यादातर मैंने नोट्स करे हैं, जो शुरू शुरू में, क्योंकि लंबे टाइम से मैं तैयारी कर रही थी, तो मैं शुरू शुरू से नोट्स नोट्स जो बनाया था वो मैंने ज्यादा फोकस करा है उसके लिए, डब्ल्यूपीटी के लिए, क्योंकि डब्ल्यूपीटी में आई गेस ज्यादा थिंकर्स नहीं दिए थे, नहीं आईपीटी में कम थिंकर्स हैं जितना मुझे याद है। हाँ, डब्ल्यूपीटी भी मैंने नोट्स नोट्स ज्यादा मैंने फॉलो करा है। और मैं नेट जेआरएफ के जो पीछे मैं जो बता रही हूँ ना, जो बुक के पीछे वाले जो डिफाइन करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था वो मेरे लिए। और मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब का भी हेल्प लिया है नेट जेआरएफ को सॉल्व करने के लिए, वो भी काफी हेल्पफुल था मेरे लिए। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के लिए मैंने पूरा पूरा लक्ष्मीकांत वो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा है, मैंने एक भी मिस नहीं किया था लक्ष्मीकांत में से कोई भी टॉपिक। और रहता और है। इंटरनेशनल के हाँ, लिए अगर जैसे इंटरनेशनल कि इस बार रिलेशन के लिए हम लोग तो पहले से कर रहे थे, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए तो हमने पूरी पूरी बेलिस एंड स्मिथ पढ़ी थी। हाँ उसको, तो लेकिन मतलब दिल्ली से अभी पूरा करना तो नहीं जरूरी नहीं अभी है, क्योंकि जरूरी नहीं, अभी रियलिज्म लिबरलिज्म ही है शायद, और एक दो कुछ कोल्ड वॉर, ये सब के लिए नोट्स का हेल्प ले सकते हैं, जो ऑनलाइन मिल जाते हैं, शायद कुछ तो नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग जो प्रोवाइड करोगे वो भी मुझे लगता है बहुत ये एंट्रेंस क्लियर करने के लिए हो जाता है, काफी है वो। अगर उसको ही 3-4 बार पढ़ लो, तो ज्यादा पढ़ने पे फिर जो मेन टॉपिक है वही मिस हो जाएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या आईपीटी हो गया। पूरी पूरी बेल स्मिथ, क्योंकि और वो थोड़ा टफ लैंग्वेज भी है, तो उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ता है उस बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी रियलिज्म लिबरलिज्म वाला पार्ट उठा के पढ़ सकते हैं। कोल्ड वॉर के लिए तो आई थिंक ग्रेजुएशन लेवल पे भी अगर कोई आपके पास मटेरियल है तो वो काफी होगा पढ़ना। वही है, मतलब कि जैसे कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे सोर्स को रेफर करने से अच्छा है कि आप लिमिटेड सोर्स को रेफर करें। हाँ बिल्कुल। और मतलब मेनली यही होता है, देखो हम लोग जो भी पढ़ाते हैं उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। पढ़ना तो खुद से पढ़ता ही है, आपने भी बहुत मेहनत किया, और तब जाके आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम पढ़ाते हैं वो रिलेटेबल हो जाता है थोड़ा सा। जैसे हम्म टफ किताबें आती हैं, जैसे बिलीस एंड स्मिथ ही हो गया, तो वो थोड़ा टफ है, लेकिन अगर उसको पहले से पढ़ लिया जाए तो थोड़ा सा वो इजी हो जाता है कॉम्प्रिहेंड करने के सेंस से। तो हम्म कृतिका ये बताइए कि जैसे अभी एक बहुत बड़ा हमेशा से रहा है ये क्वेश्चन और कंफ्यूजन रहता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है, कभी कभी ऐसा वो फील करते हैं, है ना। और अभी आप जैसे जेएनयू में हो, तो एक सबसे बड़ी क्वेश्चन जो आपको भी बतानी है वो ये है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको क्या पूरी तैयारी हिंदी में करनी चाहिए, और ये क्या तैयारी करके जब पूरा हिंदी में पहुंचेंगे तो जेएनयू में उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी आप हम्म जेएनयू में हो ऑलरेडी, तो आपको पता है कि वहां पे कोर्सेज में जो प्रोफेसर है वो थोड़े भी लिबरल नहीं होते, वो प्योर इंग्लिश में जाते हैं। तो इस पे आप हम्म थोड़ा सा समझाओ कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी को अभी से किस प्रकार से मॉडिफाई करे कि उनको हम्म। आगे भी हेल्प मिले और अभी प्रिपरेशन के दौरान भी हेल्प मिले। तो जैसे अभी के लिए तो अगर आप हिंदी में करते हो तो आप पेपर निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको हिंदी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जो सीयूईटी वाला सिस्टम है। लेकिन जब आप जेएनयू आओगे तो आपको उस चीज में प्रॉब्लम होगी। तो कम से कम जो बेसिक टॉपिक्स है ना, उसको थोड़ा इंग्लिश में 2-3 बारी पढ़ के ही आए यहाँ पे, क्योंकि टीचर्स ऑब्वियसली इंग्लिश में पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका एक रीजन भी है, क्योंकि जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया से नहीं है, साउथ के बच्चे भी हैं, तो उनके लिए हिंदी समझना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो जैसे होता है कि हम लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन वो बिल्कुल हिंदी नहीं समझते हैं, तो टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं। बाकी जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, अगर उनको दिक्कत आती है तो ऐसे क्लासेस लगवाते हैं वो लोग भी, रेमेडियल वगैरह, वहाँ सीनियर्स तुम्हें हिंदी में पढ़ाएंगे। बट क्योंकि जो रीडिंग्स हैं वो इंग्लिश में ही होंगी, रीडिंग्स का तो कोई वो सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हिंदी में आपको मिलेगा, तो वो करना है इंग्लिश में। तो आप अभी से, जैसे अभी अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो ट्राई कि आप जितना इंग्लिश में कर सके करो। ये ऐसा होता है कि ठीक है हमारी हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो वो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आगे यहाँ आके तो फिर यहाँ शुरू करने में बहुत दिक्कत होगी,
क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि और मतलब जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी सही है ना, उनको भी दिक्कत हो रही है यहाँ आकर के। तो अगर आप बिल्कुल हिंदी में करके आओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ये बात तो खैर आपने भी ये जो बात है वो आपने भी फील किया होगा, और हम लोग भी वहीं से आए हैं। तो हम्म। इवन जिनकी इंग्लिश पहले से अच्छी है उनको भी प्रॉब्लम होता है वहां पे। हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट है उनके लिए आपका मैसेज यही है कि वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना करें कि नहीं भाई हम हिंदी में ही करेंगे, इंग्लिश तो सीखेंगे ही नहीं। और वो हम्म। प्योर हिंदी वाला जो वो कंसेप्ट है ना, वो जेएनयू के लिए थोड़ा सा नहीं चलेगा। भले ही पेपर हिंदी में हो गया है और आप प्रिपरेशन करोगे, और प्रिपरेशन के दौरान ऐसा हो जाता है कि आप चीजों को समझने लगते हो, है ना। अब ऐसा आप एकदम रेस्ट्रिक्ट कर लोगे तो आपको जैसे कि बहुत पता चल दिक्कत रहा है, होगी। वो अंदर भी दिक्कत होगी। तो ये एक मैसेज सारे हिंदी मीडियम वालों के लिए कि टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। बस थोड़ा अभी से मतलब रीड करते हैं, स्पेशली न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत रीड करेंगे तो थोड़ा आदत बनना शुरू हो जाएगा। और वो बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आपको होता है ना कि आपको शुरू से कनेक्ट करना है टीचर्स की बातों से और रीडिंग से, क्योंकि रीडिंग्स की इंग्लिश वो वाली इंग्लिश नहीं है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। वो थोड़ा लेवल उसका ऊपर ही है, तो उसको समझने के लिए इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत तो समझ आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब थोड़ा लास्ट में आप टेस्ट से रिलेटेड चीजें बता दें कि मॉक आपने लगाए थे वो कितना हेल्प किया, और थोड़ा सा और डिटेल में आप नेट जेआरएफ के पेपर के बारे में बता दें, कैसे आपने नोट्स बनाए थे। क्योंकि नेट जेआरएफ में क्या है कि बहुत सारे ऐसे बुक्स है, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी सेइंग है जो आपको नॉर्मली बुक्स में खोजना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म। वहाँ से मुझे लगता है कि वो पेपर बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि वहाँ पे आपको थिंकर, उसके किताब, उसकी कोटिंग, जितने भी उसके कोट्स हैं, तो ये सब इजीली मिल जाता है। इस पे थोड़ा पेपर को कैसे लगा रहे। हाँ। तो पहले तो मॉक टेस्ट करना है जो आप लोग कराते हो, क्योंकि हो सकता है कि मॉक में अभी आप शुरू के मॉक्स दो तो वो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पहली पहली बार दिया है। और मतलब टॉपिक बाय टॉपिक भी लेते हैं आप लोग। और पहले टॉपिक बाय टॉपिक होता है, फिर एक सारे टेस्ट होते हैं, पूरे पूरे टेस्ट होते हैं। तो शुरू से ही मॉक देते रहना है, क्योंकि उससे रिवीजन होता जाएगा और मॉक काफी फायदेमंद होगा। मॉक लगाना है जितने क्वेश्चंस कर सको। आई थिंक सबसे ज्यादा फायदा जो होगा ना, बुक्स पढ़ने से ज्यादा होगा कि क्वेश्चंस करो। जितने क्वेश्चंस करेंगे ना, उतने क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने को मिलेंगे। और जो बात रह गई कि कोट्स, कोट्स की तो बहुत जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो बोलते हैं जो थिंकर्स, और जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जेएनयू के पेपर के टाइम में भी पूछा जाता था। तो वो ना बहुत ज्यादा नेट जेआरएफ में मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मिलेगा वो नेट जेआरएफ में। नेट जेआरएफ के अंडरलाइन वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मिलेगा। और और फिर वो भी आएगा क्या, जो कौन सा होता है वो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस, उसकी भी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। और मतलब जैसे कि कुछ अगर मतलब कुछ तो रिपीटेड होता जाएगा नेट जेआरएफ के पेपर में, आपको बहुत कुछ ऐसे रिपीटिंग दिखेगा कि ठीक है जो 2012 में पूछा है वही 11 में है। लेकिन जो यूनिक लगे ना, उसको उसी टाइम लिख लो कि उसको बाद में रिवाइज कर लो, क्योंकि कुछ कुछ सीयूईटी में भी ये डाल देते हैं एक दो अलग सा। बाकी चीजें ठीक है लगेंगी कि हाँ ये तो जानते हैं, बस कुछ अलग सा डाल देंगे तो वो कब तुम्हारे नोट से मैच कर जाएगा और तुम्हें मिल जाएंगे मार्क्स। इसलिए उसको नोट डाउन करते चलो। और जो भी चीजें तुम पढ़ो ना, जैसे कि कोई भी बुक पढ़ लिया किस राइटर ने लिखा है, क्योंकि अभी वो वही पूछने वाले हैं कि ये बुक अगर किसी ने लिखा है तो वो लिखते जाओ हर चीज। आई थिंक जो भी आप पढ़ रहे हो वो नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। नोट डाउन करते जाएंगे और उसको रिवाइज कर लेंगे तो बहुत हेल्प होगा। और नेट जेआरएफ तो जितनी बार कर सकते हो नेट जेआरएफ कर लो। बुक एक बार को ना भी पढ़ो तो चलेगा, लेकिन नेट जेआरएफ कर लो, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और बताना कि जैसे इससे पहले क्या होता था ना कि जो एग्ज़ाम होता है, चाहे नेट जेआरएफ का ही एग्ज़ाम है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर सीयूईटी में अब नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो तुक्का वाला सिस्टम नहीं चलता कि नहीं। आपने मतलब कि ऐसे गेस करके वो लगा दिया तो आपके मतलब सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो क्या ही है। तो उसमें कैसे प्रिसाइज रहना है अपने आप को क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कैसे वो दिमाग में रखना है कि नहीं निगेटिव मार्किंग भी है। क्योंकि इसके वजह से भी बहुत असर पड़ता है कि आपने 10 क्वेश्चन सही किए लेकिन 4 गलत कर दिए, तो वो फिर आपका घाटा है। तो इस पे थोड़ा सा बताओ कि कैसे आपने उसको उस प्रिसीजन को मेंटेन किया। हम्म। मैं क्या किया था, मैंने जब पेपर देखा तो पहले मैंने क्वेश्चंस क्वेश्चंस पढ़े। मैंने वो क्वेश्चन सबसे पहले कर लिए जिसमें मैं बिल्कुल श्योर थी। तो अराउंड मेरा था कि मैंने 58 क्वेश्चंस मैंने कर दिए थे कि ठीक है ये इन क्वेश्चंस में मैं बिल्कुल भी, मेरी गलतियां हो ही नहीं सकती है इन क्वेश्चंस में। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप ना दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो कि ठीक है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, फिर उनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि उन पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप करेक्ट ही आंसर करके आते हो।
और जिन क्वेश्चन में आप बिल्कुल श्योर नहीं हो ना कि ये क्वेश्चन तो नहीं ही होगा, चाहे कितने भी उसको टच ही मत करो, क्योंकि वो नेगेटिव जाने के चांसेस होते हैं। तो पहले तो पूरा पेपर कर लो जिसमें आप श्योर हो कि ठीक है ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं, उसके बाद वो वाले क्वेश्चंस कर लो कि ठीक है ये वाले क्वेश्चन में मैं दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो वो वाले अटेम्प्ट करो, तो आपका अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाता है, वो भी करेक्ट अटेम्प्ट होता है। नेगेटिव जाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं जाएंगे फिर, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव चला गया तो आप अच्छा स्कोर करने के बाद भी आप रह जाते हो। आपने करेक्ट कर दिए हैं 65, लेकिन आपने 10 नेगेटिव ही कर दिया पूरा अटेम्प्ट करने के चक्कर में, तो आपका मार्क्स गिर जाएगा। तो इट्स बेटर कि जितना अटेम्प्ट करो वो सही अटेम्प्ट करो। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये अब क्या है ना, और दूसरा बात है कि पढ़ते समय भी अब आपको थोड़ा-सा ज़्यादा आई थिंक कि ध्यान रखना होता है कि आपको एकदम परफेक्टली याद करना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजिंग है। आप अगर मतलब हम्म। थिंकर को ही देख लो, तो लिबरल थिंकर ही अगर बहुत सारे हैं, तो उनके कोटेशन कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा-सा परफेक्टनेस की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच कृतिका, आपने जो बताया है, ये जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं 2023 के हम्म। लिए, इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू, एंड थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर सो मच सर। एंड ऑल द थैंक बेस्ट एवरीवन जो भी अभी देंगे यू ऑल द पेपर। बेस्ट सबको। ओके। थैंक